हेलो एवरीवन, मैं दीपाली नागर जी और आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र एवं शाखाएं, ब्रांचेज एंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले तो हम थ्योरी जान लेते हैं। मनोविज्ञान का महत्व सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों क्षेत्रों में है और इसी आधार पर मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान तथा व्यवहारिक मनोविज्ञान दो शाखाओं में बांटा गया। शुद्ध मनोविज्ञान में हम यह जानते हैं कि मनुष्य कोई भी व्यवहार क्यों तथा कैसे करता है, मतलब कि इट मीन्स कि मनुष्य के व्यवहार के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है, सिद्धांत तथा नियम बनाता है और उन्हीं सिद्धांत तथा नियमों का यूज़ करके हम व्यवहारिक मनोविज्ञान में मनुष्य की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान करके उसकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात तो ये कि शुद्ध मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। शुद्ध मनोविज्ञान में जो भी सिद्धांत एवं नियम बनते हैं, उन्हीं नियमों और सिद्धांतों का यूज़ करके व्यवहार मनोविज्ञान जो क्या करता है, कोई भी पर्सन है उसकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालता है। मनोविज्ञान का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है जिनको हम आज यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम मनोविज्ञान के क्षेत्रों को पढ़ना। पहला क्षेत्र है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शुद्ध मनोविज्ञान है और इसके अंदर हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि अधिगम को देखिए। अधिगम साइकोलॉजिकल वर्ड है सीखने का। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो अधिगम या शिक्षण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में जानते हैं। इसी तरह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में भाव, संवेग, इन शॉर्ट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाएं जितनी भी होती हैं वो क्या हैं, कैसे कार्य करती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है और सिद्धांत तथा नियम बनाए जाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। इसके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में सभी मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा सिद्धांत एवं नियम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान भी शुद्ध मनोविज्ञान की ही शाखा है और शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे जो बॉडी है उसके अंदर हम स्नायु जो है वो जाल की तरह फैले हुए हैं, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसी कारण कोई भी पर्सन है उसमें व्यवहार जो है उत्पन्न होता है। शारीरिक मनोविज्ञान है उसमें नर्वस सिस्टम के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास किया जाता है और मनुष्य जो भी सामान्य या असामान्य व्यवहार करता है उसका कारण, उसका आधार, उसका स्वरूप, ये सभी हम शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान मनुष्य के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है। असामान्य व्यवहार क्या होते हैं? असामान्य व्यवहार वैसे व्यवहार जैसे कि समाज में जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी नैतिक नियम है, सामाजिक नियम है, अगर कोई भी व्यक्ति उनके प्रतिकूल, उनके अपोजिट चल रहा है तो उसका व्यवहार असामान्य कहा जाएगा। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम किसी भी हम शोक सभा में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई व्यक्ति, शोक सभा में हमें नॉर्मली रोना ही होता है क्योंकि वो दुखी व्यक्तियों की होती है, लेकिन उस शोक सभा में अगर कोई व्यक्ति रोने की जगह हंस रहा है तो हम उसके व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहेंगे, क्योंकि ये नियमों के अनुसार और वैसे भी ये अगर हम इमोशनली भी देखें तो ये गलत ही है। उल्टा ये है, जिस जगह पर हमें रोना चाहिए वहाँ पर उसे अगर हंसी आ रही है तो कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ में। उसके माइंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है या उसको सदमा पहुँचा है, तभी उसका व्यवहार इस तरीके का है। तो असामान्य व्यवहार सिंपल सा यही है कि जब हम जो काम करना चाहिए हम उसका अपोजिट करते हैं एग्जैक्टली। जैसे कि किसी को दुख पहुंचाकर हमें दुख होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को खुशी हो रही है तो वो नार्सिसिस्ट पर्सन है और नार्सिसिस्ट होना भी सामान्य नहीं है, ये भी असामान्य में ही आता है, मतलब उस इंसान को इलाज की ज़रूरत है। असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस बात का अध्ययन भी किया जाता है कि इस मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। हालांकि असामान्य मनोविज्ञान का इतिहास उतना ही लंबा है जितना मनुष्य का, मतलब जब मनुष्य धरती पर आया होगा तभी से असामान्य मनोविज्ञान ने जन्म लिया होगा, क्योंकि मानसिक समस्याएं मनुष्य को हमेशा से रही होंगी। अंधकार युग से लेकर अभी तक सारे चेंजेस आए हैं। पहले मानसिक समस्याओं को मानसिक समस्या ना मानते हुए भूत प्रेत ये सब माना जाता था, जिनसे अब तो काफ़ी बदलाव आया है धीरे धीरे हर चरण में। अंधकार युग से किन किन अवस्थाओं से होकर मनोविज्ञान वैज्ञानिक युग तक पहुँचा, इन सभी बातों का अध्ययन हम असामान्य मनोविज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में करते हैं। प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब जब वो समाज में रहता है तो उसके कई सारे व्यवहार होते हैं। घर में रहने से लेकर मनुष्य जब जन्म लेता है तब शुरुआत में वो घर में रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, वो समाज में पहुंचता है। समाज में फिर समूह बनते हैं, भीड़ बनती है, कई सारी उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उन सभी सामाजिक परिस्थितियों में मनुष्य का व्यवहार
का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक, काफ़ी बड़ा है। इसके अंतर्गत समूह, भीड़, समाजीकरण आदि का अध्ययन होता है। इसी तरह मनोवृत्ति का स्वरूप क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है, इसके कारक क्या हैं, कैसे हम मनोवृत्ति को में चेंज ला सकते हैं। इसके अलावा जनमत है, अफवाह है, नेतृत्व है कि लीडरशिप जो होती है कैसे इसका विकास किया जाए, लीडरशिप के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन-किन लोगों में लीडरशिप करने की विशेषता होती है। इसके अलावा समूह प्रभावशीलता, सामाजिक तनाव, अनुपालन, भाषा, इन सभी बातों का अध्ययन हम सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम यही अध्ययन करते हैं कि कैसे बच्चों का व्यवहार किस तरीके से बदलता जाता है, कैसे हम व्यवहार में बदलाव लाएँ। अगर कोई बच्चा असामान्य है तो उसको कैसे शिक्षा प्रदान की जाए। स्कूलों में जो पैटर्न है, मतलब शिक्षा का जितना भी एरिया है, शिक्षा के अंदर जो भी कुछ है उसमें मनोविज्ञान लाकर बहुत ज़्यादा शिक्षा को उत्तम बनाया गया है। और शिक्षा मनोविज्ञान में हम विशिष्ट बालक और असामान्य बालक, शिक्षकों के लिए क्या नियम, क्या कर्तव्य हैं, शिक्षकों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, मतलब कि इन शॉर्ट शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर स्कूल, बच्चे और टीचर, इन 3 चीज़ों पर महत्व दिया गया है। इसके अलावा हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, हमारा जो सिलेबस होता है, उस पर ध्यान दिया गया है। इन सभी चीज़ों पर हम शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और कैसे इनमें बदलाव लाया जाए, शिक्षा को और उत्तम बनाया जाए, किस प्रकार, उन सभी में प्रयास किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में जैसे समय बढ़ता जा रहा है और बदलाव होते जा रहे हैं और खोज होती जा रही हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। उद्योग तो आप सभी जानते होंगे, तो बहुत सिंपल सा है। औद्योगिक मनोविज्ञान में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे उद्योग से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान किया जाए, कि कैसे कम से कम मेहनत, कम से कम लागत में, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन तथा लाभ प्राप्त किया जाए। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए औद्योगिक मनोविज्ञान भिन्न-भिन्न समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान शुद्ध मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और पशु मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो यही है कि मनुष्य के स्वभाव को हम अच्छी तरह कैसे समझ पाएँ। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान भी शुद्ध मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल मनोविज्ञान में गर्भधारण से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है कि कैसे बच्चे का विकास हो रहा है, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में किस तरह से विकास होता जा रहा है। इन शॉर्ट, बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक प्रक्रियाओं का विकास किस तरह से होता है और गर्भधारण से परिपक्वता तक यह जो है अध्ययन चलता है। नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी। नैदानिक मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा है और असामान्य मनोविज्ञान में हम जितने भी असामान्य व्यवहारों को जानते हैं, उनका कारण जानते हैं, उन सभी जो सिद्धांत तथा नियम बनाए गए थे, उन्हीं सिद्धांतों तथा नियमों का यूज़ करके जो नैदानिक मनोविज्ञान उन सभी समस्याओं का समाधान निकालता है। इसमें नैदानिक मनोविज्ञान सीधा इलाज से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। इस मनोविज्ञान के अंदर हम यह अध्ययन करते हैं कि कैसे किसी भी मनुष्य के इस असामान्य व्यवहार को सामान्य बनाया जाए, उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करें, ये सभी हम नैदानिक मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। पर्यावरणीय मनोविज्ञान, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। पर्यावरणीय मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें पर्यावरण तथा मनुष्य के जटिल प्रभावशीलता, जब मनुष्य और पर्यावरण दोनों के बीच में जो भी संबंध है, उनसे जुड़ी समस्याओं का अध्ययन पर्यावरणीय मनोविज्ञान में किया जाता है। न्यायिक मनोविज्ञान, फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी एक इमर्जिंग फील्ड है। इसके अंदर हम लीगल, कोर्ट एंड सिस्टम, करेक्शनल आदि का अध्ययन किया जाता है और इन्हीं अध्ययनों के आधार पर हम यह भी जानते हैं कि कोई भी अपराधी है वो दंड क्यों कर रहा है, उससे अपराधियों से जुड़ी जो भी कैदी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और ये जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक तरह से जेलर्स एंड जजेस की हेल्प करते हैं सभी जो भी केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने में। फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी एक वाइड एरिया हो चुका है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी एक अच्छा एरिया है, इसमें भी कई सारे लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम अपराधी जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो अपराध क्यों करते हैं, उनके क्राइम करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और कैसे हम उन्हें क्राइम करने से रोकें। जैसे एक अपराधी ने अपराध किया है तो लगभग हमारी जो भी दुनिया है उसके अंदर बहुत से लगभग मनुष्यों की जो सोचने का जो तरीका है वो लगभग एक जैसा होता है कई सारे लोगों का। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, हेल्थ साइकोलॉजी। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में कई समस्याओं का समाधान किया जाता है, जैसे कि शारीरिक रोग हैं, त्वचा रोग, अल्सर और ईटिंग डिसऑर्डर।
ETC एंड इन सभी जो हमारे जो भी शारीरिक रोग हैं उनका उपचार, निराकरण, इन सभी चीज़ों का अध्ययन स्वास्थ्य मनोविज्ञान में किया जाता है। परिमाणात्मक मनोविज्ञान क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी, यह विशिष्टीकरण की एक नई शाखा है और इस क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी को हम मैथमेटिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी में किसी भी मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। खेलकूद मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, खेलकूद मनोविज्ञान के अंतर्गत खेलकूद से संबंध मनुष्य की जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। एंड खेल के मैदान में जो भी व्यक्ति है उसके भाव संवेग क्यों बदल जाते हैं, खेल में हार का क्या प्रभाव पड़ता है और खेलकूद में हार या जीत का प्रभाव भी सभी व्यक्तियों पर एक जैसा क्यों नहीं पड़ता, अलग अलग क्यों पड़ता है आदि। इन शॉर्ट खेलकूद से जुड़ी जितनी भी समस्याएँ हैं, जितनी भी बातें हैं, कारण हैं, उन सभी का अध्ययन हम खेलकूद मनोविज्ञान में करते हैं। दिक्काल मनोविज्ञान स्पेस साइकोलॉजी, दिक्काल मनोविज्ञान वह अध्ययन क्षेत्र है जिसके अंतर्गत दिक्काल से संबद्ध समस्याओं या विषयों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़ोर शोर से दिख रहा है एंड उसके काफ़ी नए काम आ रहे हैं सामने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि विशिष्टीकरण का वह नया क्षेत्र है जिसमें मानव की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का रूप धारण करने के लिए कंप्यूटर मॉडलों को विकसित किया जाता है और अब ये मॉडल मानव चिंतन या मानव बुद्धि की तरह काम करने लगते हैं, सोचने लगते हैं मानव की तरह। तो आज हमने मनोविज्ञान के सभी फील्ड्स को पढ़ा और इनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और मनोविज्ञान का जो भविष्य है काफ़ी उज्जवल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी उसके साथ बिज़ी है, सोशलाइजेशन इतना कम हो गया है कि बस उसको अपने आप से मतलब है। सभी लोग इतने दूर दूर हो गए हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इस समय में मनोविज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और हर क्षेत्र में आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, हर जगह आपको एक ना एक साइकोलॉजिस्ट मिल जाएगा, हर जगह आपको मनोविज्ञान का उपयोग दिख जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारी फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की। इन सभी फील्ड्स का हमने डिटेल में जाना। इन सभी फील्ड्स के भी और डिटेल्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।